Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I welcome you all to my YouTube channel. I request you all, if you have not subscribed my channel till now, then please do it, because then only you will be receiving a notification for further videos. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, because it has been a very important topic. So today we are doing class 12th political science of CBSE board, and इसके अंदर हम यूएस हेजेमनी वाला चैप्टर कर रहे हैं. इससे पहले यूएस हेजेमनी के ऊपर मेरी 2 वीडियोस आ चुकी हैं. One was the video in which I went live, जिसमें मैंने लाइव किया था. तो लाइव वाली वीडियो में आपके साथ में मैंने डिस्कस किया था यूएस की हेजेमनी को, और यूएस की हेजेमनी किन 3 एरियाज में थी, जैसे कि हार्ड पावर मतलब मिलिट्री की फॉर्म में यूएस की हेजेमनी हमारे पास में था. देन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल पावर, जैसे कि एमबीए लेकर आया गया यूएस के द्वारा और गूगल आया. ये सब क्या है? स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं वर्ल्ड की हेजेमनी में. नाउ नंबर 3 वाज सॉफ्ट पावर. तो जो हम ब्लू जीन्स का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ है यूएस की तरफ से, हमने वो डिस्कस किया था अपनी वीडियो 1 में. नाउ व्हेन वी गो टू वीडियो नंबर 2 में हमने पहले वो 3 बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 बच्चे हैं, आयशा, जब्बू और एंड्री. उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या बोलते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर को मैंने डिस्कस किया था. फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर, जिसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं, उस ऑपरेशन के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इराक ने किस तरीके से कुवैत को पहले इन्वेड किया. उस इन्वेजन को स्टॉप करने के लिए यूएस सामने आया और यूएस ने अपनी 75% मिलिट्री को मतलब उसमें इन्वॉल्व किया. और इस वॉर में यूएस की वजह से इराक को कुवैत छोड़ना पड़ा और इराक डिफीट हो गया. ऑल्दो 34 कंट्रीज ने इसको हेल्प किया था. अब उसके बाद हमने ऑपरेशन एक और ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था. हाँ, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था. So basically we are discussing the events through which we can see US becoming a hegemonic power. कि हम वो इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यूएस किस तरीके से एक हेजेमनिक पावर बनता जा रहा है. हेजेमन का मतलब क्या? दादागिरी. तो वो दादागिरी की पावर यूएस के अंदर किस तरीके से आ रही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. देखिए, जो प्रीवियस वीडियो रही है उसके अंदर मैंने आपके साथ में एनसीईआरटी का पीडीएफ डिस्कस किया था. एनसीईआरटी का पीडीएफ आ रहा था और मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही थी. लेकिन मैंने सोचा कि इस बारी आपके साथ में पीपीटी के थ्रू शेयर किया जाए, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग लाइन टू लाइन तो तब वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट इस वजह से हो रहा है क्योंकि इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स नियर बाय हैं. सो इसलिए हम जो ये टॉपिक है इसको हम थ्रू पीपीटी कंटिन्यू कर रहे हैं. पीडीएफ से पिछला पार्ट कंटिन्यू हो चुका है, आगे का हम थ्रू पीपीटी कंटिन्यू कर रहे हैं. इसमें कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी के ही कंटेंट को लेकर किया गया है ये. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. अब हम देखेंगे कि 9/11 में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या क्या चीजें हुई हैं. ठीक है, चलिए, ये तो पिक्चर है, कुछ नहीं है. अगला पेज कर दीजिए. 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. चलिए, कृष्णा जी से और भी फुल स्क्रीन हो सकता है कि इतना ही होगा?
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए पढ़िए। On 11 September 2001, 19 hijackers hailing from a number of Arab countries took control of four American commercial aircraft shortly after takeoff and flew them into the important buildings of one airline. The One airliner each crashed into the north and south towers of the World Trade Center in New York. The third aircraft crashed into the Pentagon building in the Ellington, Virginia, where the U.S. Defense Department is headquartered. The fourth aircraft, presumably found the Capitol building of the U.S. Congress, came down in the field of in Pennsylvania. इसको वापस छोटा कर दो क्योंकि वरना वो ऊपर का कट रहा है थोड़ा सा। हाँ ठीक है। सो एज वी आर डिस्कसिंग 9/11, अब ये 9/11 हम क्यों लिखते हैं? जैसे जब मुंबई में ताज अटैक हुआ था तब हम उसे लिखते 26/11। हमारी इंडिया में क्या करते हैं कि 26 मतलब डेट को हमने पहले लिया, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? ऑन 11 सितंबर 2001। 11 इसमें क्या है? मंथ पहले लिखा है, मंथ पहले लिखा है इसलिए 9 लिखा है, फिर स्लैश फिर 11। जब फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर इस तरीके से डेट को लिखा जाता है कि वो लोग मंथ पहले लिखते हैं उसके बाद डेट लिखते हैं। जैसे वो लिखेंगे जनवरी 1 या जनवरी 2 या फिर सितंबर 11, वो इस तरीके से लिखते हैं। तो इसलिए अटैक का नाम हमने क्या लिखा है? 9/11। इतनी बात समझ में आ गई? 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। अभी क्या चीज है इसको डिस्कस करेंगे। 9/11 पे एक अटैक हुआ था, उस अटैक में यूएस को बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस हुए हैं। फिर यूएस ने इस अटैक के लिए जो भी लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर काउंटर अटैक किया है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा है ऑन ऑन 11 सितंबर 2001, 2001 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है। 21-22 साल हुए हैं, हाँ 21 साल, 20-21 साल हुए हैं, ज्यादा नहीं हुआ। On 11 September 2001, 19 hijackers hailing from a number of Arab countries took control of 4 American commercial aircraft। यानी कि 19 हाईजैकर्स थे। मूवीज में आपने सुना होगा ना कि ये प्लेन हाईजैक हो गया है ना? तो वो हाईजैकर्स थे, 19 हाईजैकर्स थे जो कि अरब कंट्रीज से आ रहे थे और उन्होंने 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर लिया। यानी कि हवा के अंदर 4 अमेरिकन जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट थे जो कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, वो एयरक्राफ्ट को, वो प्लेन को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। किन्होंने कंट्रोल कर लिया? 19 हाईजैकर्स ने। Shortly after taken off and flew them into important buildings in the US। अब उन्होंने हाईजैक किया, हाईजैक करके क्या किया कि उस प्लेन को, उस एयरक्राफ्ट को यूएस की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में जाके प्लेन्स को क्या करा दिया? क्रैश करा दिया। तो लिखा है 4 एयरक्राफ्ट थे, अब चारों को कहाँ कहाँ उन्होंने क्रैश कराया उसके बारे में पढ़ते हैं। One airliner each crashed into the north and the south towers of the World Trade Centers in New York। तो जो आपका WTC है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पर एक एयरक्राफ्ट गया नॉर्थ वाले, नॉर्थ टावर पे, एक एयरक्राफ्ट गया आपका साउथ टावर पे। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि एक एयरक्राफ्ट नॉर्थ टावर पे गया और एक एयरक्राफ्ट साउथ टावर पे गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के। 2 एयरक्राफ्ट की बात हो गई। थर्ड एयरक्राफ्ट, a third aircraft crashed into the Pentagon building in Arlington, Virginia, where the US Defense Department is headquartered। तीसरा जो प्लेन था उन्होंने कहाँ जाकर क्रैश कर दिया? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में। तो सोचो यूएसए के ऊपर अटैक हो रहा है, अब अटैक हो रहा है तो ऑब्वियसली यूएस इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दिस अटैक। हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ था तो हमने किया था ना उरी में हमला, उरी के ऊपर मूवी भी बनी है, और बहुत सारी हम लोगों ने भी काउंटर अटैक करते ही हैं जब हमारी कंट्री के ऊपर कोई भी अटैक करता है। तो सिमिलर मैनर में यूएस भी करेगा। चलिए
फर्स्ट एयरक्राफ्ट नॉर्थ टावर में गया था, दूसरा साउथ टावर में गया था, तीसरा एयरक्राफ्ट पेंटागन बिल्डिंग में गया था जो कि यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है। अब जो फोर्थ एयरक्राफ्ट है, जो थर्ड है वो यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट वहां पर हेडक्वार्टर्ड है वहां पर उसका। द फोर्थ एयरक्राफ्ट presumably bound for the Capitol building of the US Congress came down in a field in Pennsylvania. जो फोर्थ एयरक्राफ्ट था वो आपकी जो कैपिटल बिल्डिंग है यूएस कांग्रेस की, वहां से होता हुआ पेंसिल्वेनिया में जाकर गिर गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए एक बार आप रिपीट कर दो कि 4 एयरक्राफ्ट कहाँ कहाँ गिरे, बताइए। तो पहला एयरक्राफ्ट था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर और साउथ टावर में जाके क्रैश हो गया। जो थर्ड था वो पेंटागन बिल्डिंग जो कि यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट है वहां पे जाके क्रैश हुआ। और फोर्थ पेंसिल्वेनिया में एक फील्ड में जाके। हाँ जी, समझ में आ गया, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पढ़ो बेटा। The attacks have come to known as 9/11. The convention is to write the month first, followed by the day. Hence, the short form 9/11 instead of 11/9 as we would write in India. The attacks killed nearly 3,000. तो पहले मैं लास्ट पॉइंट बता देती हूँ, फिर ऊपर का तो वैसे मैं बता चुकी हूँ, फिर भी रिपीट कर दूंगी। लिखा है द अटैक्स किल्ड नियरली 3,000 पर्सन्स। तो लगभग लगभग 3,000 लोग इन अटैक में मारे गए। अब लिखा है हम इसे 9/11 क्यों पढ़ते हैं, 9/11 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अमेरिका की जो कन्वेंशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि मंथ पहले लिखते हैं और डेट बाद में लिखते हैं। वेयरएज अगर हम इंडिया में लिखेंगे तो इंडिया में हम लोग डेट पहले लिखते हैं और फिर मंथ बाद में लिखते हैं। इसलिए अगर हम इंडिया में लिखते तो 11/9 लिखते, लेकिन सिंस ये यूएस में हुआ है तो यूएस वाले इसे 9/11 लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जैसे कि हम लोग ताज अटैक हुआ था तो हम 26/11 लिखते हैं ना बेटा, डेट पहले मंथ बाद में। और यहाँ पर 9/11 में मंथ पहले डेट बाद में। ठीक है, आगे। अब मान लो अटैक हुआ यूएस के, 9/11 में अटैक हुआ, 4 एयरक्राफ्ट 4 जगहों पर चले गए। ऑब्वियसली यूएस इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दैट, इजंट इट? यूएस रिस्पॉन्ड करेगा ना, तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? द यूएस फोर्सेस, हाँ जी आप पढ़िए, सॉरी मैं भूल गई, पढ़िए। The US forces made arrests to all over the world, often without the knowledge of the government of the persons being arrested, transported these persons across the country and detained them in secret prisons. Some of those were brought in Guantanamo Bay as a US naval base. Guantanamo Bay, बेटा इसको प्रोनाउंस करते हैं Guantanamo Bay. Guantanamo Bay, a US naval base in Cuba, where the prisoners did not enjoy the protection of international law or the law of their own country or that of the US. Even the UN representatives were not allowed to meet these prisoners. चलिए आप समझाना चाहेंगे कि मैं समझाऊं? मेरा कहने का मतलब है अगर आप समझा सकते हो तो समझाओ, फिर मैं समझाऊंगी। फर्स्ट वाला नहीं आया। नहीं आया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लिखा है द यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जब यूएस के ऊपर अटैक हुआ तो यूएस ने सोचा कि मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या करना शुरू कर दूं, अरेस्ट करना शुरू कर दूं लोगों को। तो ऑफन विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट। मान लो जिन लोगों ने अटैक किया, वो लोग देखो वैसे तो वो बोलते हैं ना स्लीपर सेल, जिन्होंने अटैक किया होगा वो तो खुद तो मर ही गए होंगे, लेकिन जो हेड था जिसने अटैक करवाया था उसको तो यूएस वाले ढूंढेंगे ना। ऑब्वियसली जिन्होंने अटैक कराया होता है वो लोग तो पीछे बैठ के बोलते हैं, लोगों को भेज देते हैं यहाँ जाके ये करो, यहाँ जाके ये करो, है ना? जैसे आपने वो मूवी देखी होगी
हॉलीडे मूवी जो है अक्षय कुमार की, उसमें दिखाते हैं ना स्लीपर सेल्स का कॉन्सेप्ट होता है। इन हेड तो बैठा होता है और वो अपने छोटे छोटे लोगों को भेज देता है जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं कि आप जाके सो एंड सो जगह पर अटैक कीजिए। तो यूएस की फोर्सेस ने ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करना शुरू कर दिया, अरेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमारी कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है, अब हम हर जगह जगह जाकर क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे। अब दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट को कोई नॉलेज नहीं है। मान लो अगर यूएस जाकर रशिया के अंदर लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, वहां पर अरेस्ट कर रहा है वहां के लोगों को विदाउट द नॉलेज ऑफ द रशियन गवर्नमेंट की नॉलेज के बिना ये जाकर वहां पर अरेस्ट करने लगे। सो transported these persons across countries and detained them in secret prisons। यानी कि जिस पर भी यूएस को डाउट था, यूएसए वाले यूएस फोर्सेस जाती उस पर्सन को अरेस्ट कर लेते और उसको एक सीक्रेट प्रिजन में डाल देते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद लिखा है some of them were brought to Guantanamo Bay, a US naval base in Cuba। जैसे क्यूबा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस फर्स्ट कोल्ड वॉर के अंदर, तो क्यूबा के अंदर ये लोगों को लाया गया नेवल बेस Guantanamo Bay में, where the prisoners did not enjoy the protection of the international law। बेसिकली एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना काले पानी की सजा, कि जहां पर किसी भी तरीके की इनको इंटरनेशनल लॉज की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, और द लॉ ऑफ देयर ओन कंट्री और दैट इवन ऑफ द यूएस। यानी कि प्रिजनर्स को उन जगह पर लाया गया, गुआंटानामो बे के अंदर लाया गया, जहां पर ना तो यूएन वाले उनको प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं, ना तो यूएस प्रोटेक्शन दे पा रहा है, ना ही वो लोग जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो कंट्री वाले उनको प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं। Even the UN representatives were not allowed to meet these prisoners। जितने लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, यूएन यूनाइटेड नेशंस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स इनसे नहीं मिल सकते थे। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? आगे हाँ जी, पीछे वाली स्लाइड पे ले जाओ एक बारी। तो आई होप आपको 9/11 समझ में आ गया होगा। 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर भी इसे बोलते हैं, 9/11 का अटैक या फिर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें जो वन मार्कर बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं, वो 4 जगहों के ऊपर वन मार्कर बन सकता है कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। कि फर्स्ट आप बताएंगे नॉर्थ टावर, सेकंड साउथ टावर, और फिर वो यूएस का जो डिफेंस वाला था। हाँ, और फिर इन मतलब ऐसे ऐसे आपको जगहों के नाम बताने होंगे, और गुआंटानामो बे के ऊपर भी एक वन मार्कर बन सकता है। फिर आपसे वो सीक्रेट प्रिजन के ऊपर भी वन मार्कर बनाकर पूछ सकते हैं, और फिर 9/11 और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के ऊपर एक वन मार्कर बना देंगे कि आर दे बोथ सेम और आर दे बोथ डिफरेंट। ठीक है, मतलब कुछ भी इस तरीके से आपका बन सकता है। चलिए आगे चलिए। अब 9/11 खत्म हो गया, अब हम दूसरी चीज के बारे में बात करें। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इराक इन्वेजन। इराक इन्वेजन की बात करेंगे। देखिए पहला ऑपरेशन हमने पढ़ा था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। दूसरा हमने ऑपरेशन पढ़ा था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। तीसरा हमने पढ़ा है 9/11। अब फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक कार्टून भी है जो कि बुक में है। मैं ये करा दूं, उसके बाद में आपके साथ बुक में जो कार्टून है वो भी डिस्कस करूंगी, या फिर मे बी पीपीटी में भी होगा। चलिए इसको रीड कीजिए, द इराक इन्वेजन। The Iraq invasion. On 19 March 2003, the US launched its invasion of Iraq under the code name Operation Iraqi. More than 40 other countries joined in the US-led coalition of Dubai after the UN refused to give its mandate to the invasion. The purpose of the invasion was to prevent Iraq from developing weapons of
Mass Destruction (WMD). No evidence of WMD has been unearthed in Iraq. It is speculated that the invasion was motivated by other objectives such as controlling Iraq oil fields and installing a regime to the US. चलिए समझाइए क्या समझ में आया. 19 मार्च 2003 में यूएस ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इराक में लॉन्च किया और फिर 40 अदर कंट्रीज ने इसमें यूएस का साथ दिया और यूएन ने अपना मैंडेट अपना साथ इस इन्वेजन में देने से मना कर दिया और उन्होंने बताया कि जो इन्वेजन का पर्पस था वो था कि जो इराक और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा था उसे बंद करने के लिए, मगर जब ऑपरेशन करने पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर जो उनका मेन रीजन था वहाँ पे जाने के लिए वो था अपनी ऑयल फील्ड्स को देखना और इंस्टॉलिंग फ्रेंडली. So they are saying कि 19 March 2003 में क्या हुआ कि US launched its invasion of Iraq under the code name Operation Iraqi Freedom. US ने इराक के ऊपर क्या करनी चाहिए? इन्वेजन. ठीक है, US launched its invasion of Iraq और क्या नाम दे दिया इसको? कोड नेम दे दिया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम. अब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इसे कोड नेम दे दिया और यूएस ने लॉन्च कर दी ये इन्वेजन. Now more than 40 other countries joined in the US-led coalition of the willing after the UN refused to give its mandate to the invasion. देखिए 40 और कंट्रीज इस इन्वेजन के अंदर जुड़ गई. ठीक है, और यूएन ने मना कर दिया, इस रिफ्यूज टू गिव इट्स मैंडेट टू दिस इन्वेजन कि हम ये इन्वेजन नहीं करना चाहते. तो यूएन ने मना कर दिया लेकिन फिर भी यूएस से इन्वेजन कर रहा है. द पर्पस ऑफ द इन्वेजन वाज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. जो पर्पस है इन्वेजन का वो ये है कि टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. यानी कि किसी तरीके से यूएस चाहता है कि वो इराक को रोक दे वेपन्स बनाने से जो कि मास डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएंगे. सो द पर्पस ऑफ द इन्वेजन वाज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. जो इराक जो वेपन्स बना रहा था मास डिस्ट्रक्शन के, वो सब बनाने के लिए उसको रोकने के लिए कि कहीं वो भी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स ना बना ले, इसलिए इराक के ऊपर यूएस इन्वेजन कर रहा था. Since no evidence of weapons of mass destruction has been unearthed in Iraq, it is speculated that the invasion was motivated by other objectives such as controlling Iraqi oil fields and installing a regime friendly to the US. ये कह रहे हैं यूएस ने बोला कि हम इराक के ऊपर इसलिए इन्वेजन कर रहे हैं ताकि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ना बनाए, यानी कि वो ऐसे हथियार ना बनाए इराक वाले जिनसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है. लेकिन जब बाद में देखा गया तो ये पता चला कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि इराक के अंदर वेपन्स बन रहे हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मिला. So it is speculated that the invasion was motivated. यूएस वाले जानबूझ के इन्वेजन कर रहे हैं. क्यों इन्वेजन कर रहे हैं? टू कंट्रोल दी इराकी ऑयल फील्ड्स. इराक की ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करने के लिए. इंस्टॉलिंग अ regime फ्रेंडली टू द यूएस, कि अगर इराक के ऑयल फील्ड्स कंट्रोल में आ गए तो ये यूएस के लिए बहुत ही बड़ा फायदे का सौदा हो जाएगा. समझ में आ गया द इराक इन्वेजन? Am I clear? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. पढ़ो. Although the government of Saddam Hussein fell swiftly,
The US has not been able to pacify Iraq. Instead, full-fledged insurgents against the US occupation was ignited in Iraq. While the US has lost over 3,000 military personnel in the war, Iraqi casualties were very much high. It is convert was conservatively estimated that 50,000 Iraqi civilians have been killed since the US-led invasion. It is now widely recognized that the US invasion of Iraq was, in some crucial respects, both a military and political फेलियर। हाँ जी, चलिए इसको एक्सप्लेन कीजिए, पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगी। failure. आया नहीं, अच्छा बोल रहे हैं। अभी तक बात समझ में आ गई कि यूएस चाह रहा है इराक को इन्वेड करना, ठीक है, और क्या बता रहे कि क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि वहां के ऑयल फील्ड्स की वजह से। although the government of सद्दाम हुसैन, तो इराक के अंदर किसकी सरकार है, सद्दाम हुसैन की सरकार है। although the government of Saddam Hussein fell swiftly, the US has not been able to pacify Iraq. तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है सद्दाम हुसैन की, वो गिर जाती है, बट यूएस हैज नॉट बीन एबल टू पैसिफाई इराक। यूएस पैसिफाई नहीं कर पाता इराक को। इंस्टेड अ फुल फ्लेजेड इंसर्जेंसी अगेंस्ट यूएस ऑक्यूपेशन वाज इग्निटेड इन इराक। देखो सॉरी, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो यूएस है ना, वो इराक के ऊपर अटैक करना चाह रहा था, लेकिन होता क्या है कि यूएस के अगेंस्ट इराक वाले अटैक करने की सोच देते हैं, एक फुल फ्लेजेड इंसर्जेंसी करने की सोचते हैं। While the US has lost over 3,000 military personnel in the war, Iraqi casualties are very much higher. यहां से यूएस ने सोचा कि वो इराक के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, तो यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया, पूरा वॉर वगैरह किया। यहाँ से इराक वालों ने सोचा कि अब हम यूएस के ऊपर अटैक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी तो कोई गलती भी नहीं है और फिर भी आकर यूएस हमें कैप्चर कर रहा है। तो इस लड़ाई के अंदर 3,000 मिलिट्री के लोग मर जाते हैं वॉर के अंदर, यूएस के 3,000 मिलिट्री पर्सोनल मर जाते हैं, और इराकी जो कैजुअलिटीज होती है, कैजुअलिटीज का मतलब डेथ जो होती है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा होती है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बोल रहे हैं, इट इज conservatively estimated that 50,000 Iraqi civilians have been killed since the US-led invasion. तो ये बोला जाता है कि 50,000 इराकी सिविलियन का मतलब होता है कॉमन मैन, जैसे आप और मैं क्या है, सिविलियन है, कॉमन मैन है। तो 50,000 Iraqi civilians have been killed since the US-led invasion. It is now widely recognized that the US invasion of Iraq was in some crucial respect both a military and a political failure. कि बोल रहे हैं कि जो यूएस की इन्वेजन होती है इराक में, लेकिन ये दोनों ही मिलिट्रीली भी और पॉलिटिकल फेलियर रहता है, कि उनका मिलिट्री भी फेलियर रहता है। क्यों मिलिट्री फेलियर, क्यों, क्योंकि 3,000 लोग यूएस के भी तो मर गए, और पॉलिटिकल फेलियर इसलिए क्योंकि यूएस को वहां से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑल्दो सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट गिर गई थी, बट वहां के लोग भी तो काउंटर अटैक कर रहे हैं। चलिए आगे चलिए। पीछे वाली स्लाइड पे एक बार ले जाओ। सो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो लड़ाई हुई है, इसमें यूएसए को बहुत देखना पड़ा, इसको मिलिट्री फेलियर भी देखना पड़ा है एंड पॉलिटिकल फेलियर भी फेस करना पड़ा है। चलिए आगे चलिए। व्हाट डज हेजेमनी मीन? देखिए हेजेमनी का मतलब क्या होता है। चलिए पहले आप इसे पढ़ दो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी।
or appropriate way to describe an international system with only one center of power by, by the term hegemony. Hegemony is equal to dominance in power. हेजिमनी का मतलब है डोमिनेंस, सिंगल पावर की इकलौती पावर। हेजिमनी को हिंदी में समझाने के लिए बोल सकते हैं दादागिरी, कि यानी कि एक ही पर्सन के पास में सारी पावर है। तो सारी की सारी पावर उस समय पर किसके पास थी? यूएस के पास थी, तो हेजिमन बोला जाता है, यानी कि डोमिनेंस ऑफ सिंगल पावर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, वैसे तो मैं अपनी लाइफ क्लास में हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्ट्रक्चरल पावर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर भी हम करेंगे हेजेमनी को एज अ हार्ड पावर एक्सप्लेन। इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक सेकंड बेटा एक विक्स खा लूं, क्योंकि मेरा गला खराब है, तो मेरा बार बार गला बंद हो जाता है, वरना मैं खांसना शुरू कर देती, क्योंकि इतना ज्यादा बोला नहीं जा रहा। जस्ट एक सेकंड के लिए बेटा। तो हमने अपनी पहले की क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि हेजेमनी एज हार्ड पावर। हार्ड पावर मतलब मिलिट्री। अब आप इसमें देखेंगे कि यूएस की मिलिट्री कितनी ज्यादा पावरफुल है। हमने देखो 3 टाइप्स की हम हेजेमनी पढ़ रहे हैं। वन, यूएस हेजेमनी एज हार्ड पावर, फिर देन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट यूएस हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर, कि सॉफ्ट पावर क्या है। एंड थर्ड, यूएस हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, कि स्ट्रक्चरल पावर में क्या क्या हेजेमनी है। चलिए पढ़िए। US hegemony as hard power. The US today has military capabilities that can reach any point on the planet accurately. No other power हाँ जी। today can remotely match them. The US today spends more on its military than the next 12 powers combined. A large chunk of Pentagon's budget goes into military research and development. Thus, the military dominance of the US is not just based on higher military spending, but on a qualitative gap in technology uh, shares that no other power can at present convincingly start. एक्सप्लेन करो बेटा, इजी है ये तो। जो यूएस की मिलिट्री है वो बहुत उसके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज है कोई भी दूसरी कंट्री के बराबर और जो यूएस है वो अपनी मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है और जितना कोई भी 12 कंट्रीज कंबाइन अपने मिलिट्री पे स्पेंड नहीं करती उतना यूएस अपनी मिलिट्री पे स्पेंड करता है। जो पेंटागन है जो कि हमारा यूएस का डिफेंस वो है हेडक्वार्टर, हाँ जी। हेडक्वार्टर, वहाँ उसका जो हाफ ऑफ द बजट है वो मिलिट्री और रिसर्च की डेवलपमेंट में जाता है और लास्ट वाला समझ सो मैं एक बार स्टार्टिंग से ही पूरा बता देती हूँ। हेजेमनी एज हार्ड पावर, हार्ड पावर का मतलब होता है मिलिट्री। ठीक है, ऑब्वियसली हार्ड पावर क्या बोलते हैं कि मसल पावर होनी चाहिए ना, मिलिट्री कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एक पर्सन के अंदर भी हार्ड पावर होनी चाहिए कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करे तो ऐसा नहीं है आप अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कर पाओ। देखो, आपको फर्स्ट अटैक नहीं करना है कभी भी किसी को, लेकिन अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक थप्पड़ खा के आ जाएंगे। ठीक है, आपको भी अपने आप को बचाना आना चाहिए, अगर आप ना भी माने तो बचाना आना चाहिए। तो हेजेमनी एज हार्ड पावर, हार्ड पावर का मतलब क्या है कि आपको मिलिट्री के फॉर्म में स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बच्चे सोच रहे लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात है, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बस जनरल यूएस के टर्म्स में मैं आपको समझा रही थी कि हेजेमनी एज हार्ड पावर का मतलब है कि आपके पास में मिलिट्री कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले यूएस की मिलिट्री कैपेबिलिटी ये है कि यूएस की मिलिट्री कहीं पर भी वर्ल्ड में कुछ भी इवेंट होता है तो यूएस की मिलिट्री वहां पर पहुंच जाती है। दूसरा पॉइंट कि नो अदर पावर टुडे कैन रिमोटली मैच देम, कोई भी और पावर यूएस की पावर के साथ मैच नहीं कर पा रही है। थर्ड पॉइंट में बोला गया है जितना 12 कंट्रीज अपनी मिलिट्री के ऊपर मिलाकर खर्चा करती है
उससे कहीं ज्यादा खर्चा यूएस अपनी मिलिट्री के ऊपर करता है। समझ में आ गया? उसके बाद बोल रहे हैं a large chunk of Pentagon's budget goes into military research and development. पेंटागन बजट का बहुत सारा हिस्सा किसमें जाता है? मिलिट्री की रिसर्च में और डेवलपमेंट में। अब लास्ट पॉइंट, thus the military dominance of the US is not just based on high military spending but on qualitative gap। ये बोल रहे हैं कि जो यूएस की डोमिनेंस है मिलिट्री के अंदर, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि यूएस वाले अपने मिलिट्री के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि यूएस की मिलिट्री की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि यूएस की मिलिट्री वाले सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हैं इसलिए अच्छा है। यूएस की मिलिट्री इसलिए भी अच्छी है क्योंकि यूएस की मिलिट्री की क्वालिटेटिव गैप है। आगे लिखा है अ टेक्नोलॉजिकल चार्ज and that no other power can at present conceivably span। यानी कि जो टेक्नोलॉजी का जो गैप है वो कोई और पावर इसको मैच नहीं कर पा रही, कि जो यूएस की टेक्नोलॉजी है उसकी क्वालिटी इतनी हाईटेक है कि हम जैसे मतलब हमारी कंट्री की खैर बहुत अच्छी है मिलिट्री, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है हमारा, बट यूएस का कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए यूएस का डोमिनेंस है। ठीक है, तो हार्ड पावर का डोमिनेंस तो है ही है। देखो हमने ऊपर कितनी सारी वॉर्स पढ़ी, कितनी सारी पढ़ ली हमने। सबसे पहले पढ़ा था गल्फ वॉर, जिसको फर्स्ट गल्फ वॉर, जिसको हमने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोला। फिर हमने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच पढ़ा, फिर हमने 9/11 पढ़ा, फिर हमने वो पढ़ा क्या बोलते हैं अभी इराक इन्वेजन पढ़ा। तो यूएस की हेजेमनी, यूएस अपनी दादागिरी मिलिट्री की फॉर्म में तो दिखाई रहा है, तो हेजेमनी एज अ हार्ड पावर है, बिल्कुल है। चलिए आगे चलिए। अब बात करते हैं हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, कि यूएस की हेजेमनी स्ट्रक्चरल पावर की फॉर्म में। जो मेरी लाइव क्लास है और जो वीडियो 1 है, ये वीडियो 2 होगी। लाइव क्लास और वीडियो 1 के अंदर मैंने बोर्ड के ऊपर भी ये सारी चीजें समझाई हुई हैं। ये हेजेमनी एज अ हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर, सॉफ्ट पावर, ये सब मैंने बोर्ड पे भी समझाया है, तो यहाँ से भी देख लेना, बोर्ड वाला भी देख लेना। चलिए पढ़िए प्रियांशु जी, पढ़िए। The basic idea is that an open world economy requires a hegemony or dominant power to support its creation and existence. The hegemony must possess both the ability and the desire to establish certain norms from order and must sustain the global structure. Hegemony, in this second sense, is reflected in the role played by the US in providing global public goods. By public goods, we mean those goods that can be consumed by one person without reducing the amount of food available for someone else. Example, fresh air and road. चलिए समझाइए क्या समझ में आया, फिर मैं बताऊंगी। क्योंकि जो बेसिक आइडिया है, अगर हमें वर्ल्ड की अच्छी इकोनॉमी चाहिए तो उसके लिए हमारी वर्ल्ड में हेजेमनी होना इम्पोर्टेंट है, जो कि एक सपोर्ट कर सके और उस चीज़ को एक में ला सके। सेकंड है कि जो हेजेमनी है उसमें एबिलिटी और डिजायर होनी चाहिए सर्टेन नॉर्म्स और सर्टेन ऑर्डर्स को लाने की, जिससे हमारा जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है वो अच्छा बने। फिर है कि जो हमारा यूएस है वो हमें ग्लोबल बहुत अच्छे से एक रोल प्ले करता है एज ए हेजेमनी, और पब्लिक गुड्स के लिए ग्लोबल पब्लिक गुड्स में उसका काफ़ी हेल्प है। फिर हमने बताया है कि ये जो उन्होंने बोला है कि हेजेमनी कोई भी जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं करता और हर एक पर्सन को वो चीज़ आराम से मिल जाती है। चलिए एक बार मैं भी बताने की कोशिश करती हूँ। देखो स्ट्रक्चरल पावर का क्या मतलब है। स्ट्रक्चरल पावर का मतलब है जब पूरे वर्ल्ड के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। जैसे कि
स्ट्रक्चरल पावर का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज सी रूट्स। जो सी रूट्स है उसके अंदर चेंजेस किसने लाए हैं? आपके यूएस ने। स्ट्रक्चरल पावर का बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल। हम आज की डेट में कितनी बार गूगल करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता बार बार गूगल करते हैं ना। तो ये जो गूगल है, जो इंटरनेट है, ये कौन लाया है? आपका यूएस। फिर स्ट्रक्चरल पावर का बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो कॉमर्स वाले जो पढ़ाई करते हैं एमबीए की, ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर, करिकुलम के अंदर ये पढ़ाई कौन लेकर आया है? ये आपका यूएस लेकर आया है। ठीक है। So the basic idea is that open world economy requires a hegemon। बोल रहे हैं कि जो open world economy है, इनको एक hegemon चाहिए, एक दादा चाहिए जो इनको रूल कर सके। The hegemon must be possessed with the ability and desire to establish certain norms for order। यानी कि जो दादा है वो सारी चीजों के ऊपर एक नॉर्म और ऑर्डर एस्टैब्लिश कर सके और कायदे कानून बना सके। Hegemon is the second sense, in the second sense is reflected in the role played by the US in providing global public good। अब hegemon के अंदर ये global public goods भी provide कर रहा है। By public goods we mean goods that can be consumed by one person without reducing the amount of the good। भाई हम गूगल यूज कर रहे हैं, गूगल का अमाउंट तो नहीं घट रहा ना, गूगल का अमाउंट तो उतना ही रह रहा है। सी रूट है, सी रूट तो उतने ही रह रहे हैं, स्ट्रक्चर तो वही है। तो यहाँ पर फ्रेश एयर और रोड्स लिखा है। आप इधर एग्जाम्पल में ये पीपीटी में थोड़ा इसको चेंज कर लेना। फ्रेश एयर और रोड्स की जगह ये मत लिखना बेटा, अपने आंसर में फ्रेश एयर और रोड्स की जगह लिखना स्ट्रक्चरल पावर के एग्जाम्पल में एमबीए लिखना, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप लिखना सी रूट्स, इंटरनेशनल सी रूट्स लिख देना और लिख देना गूगल, गूगल लिख देना, इंटरनेट लिख देना। ये फ्रेश एयर और रोड्स हटा दो, ये तो हर जगह ही होता है। ठीक है, चलिए आगे।